सर्वप्रथम हर्षवर्धन जी, मैं प्रताप गौरव के अंदर राष्ट्रीय तीर्थ का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा जुड़ाव भी रहा है और जो ये कार्यक्रम चल रहा है प्रताप जयंती समारोह, उसके अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा से जूझता लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर सबसे गरिमामयी बात क्या है? आम आदमी लोकतंत्र में अपने आप को सुरक्षित पाता है। आम आदमी ये महसूस करता है कि यदि लोकतंत्र में मेरे मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो संस्थागत तरीके से उनका निराकरण होगा। जहां भी कुठाराघात होगा वो फरियाद लेकर जा सकता है और उसको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। दूसरा, यदि अगर वहां राहत नहीं मिलती है तो सिस्टम के तहत वो न्यायिक व्यवस्था के तहत भी दरवाजा खटखटा सकता है। ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि अगर लोकतंत्र में मानव अधिकारों का हनन होता है और नागरिक असहाय हो जाता है, वो प्रशासन के पास नहीं जा सकता है, वो कहीं राहत नहीं प्राप्त कर सकता है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती का अवसर वो आता है। पश्चिम बंगाल में यह चुनौती बहुत कड़ी है। मैंने खुद देखा है कितनी भयानक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजनीति में हिंसा होने का मतलब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा पैदा करना। पश्चिम बंगाल आज के दिन देश और दुनिया में राजनीतिक हिंसा का प्रयोगशाला बन गया है। आप अंदाजा लगाइए, गत चुनाव जो हुए 4 प्रांत और 1 यूनियन टेरिटरी में हुए। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ, आसाम में निरंतरता रखी गई, और रक्त रंजित सिर्फ पश्चिम बंगाल हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा पराकाष्ठा पर रही और ये बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है, खास तौर से पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये चुनौती था और चुनाव नतीजे आने के बाद जो बर्बरता देखी गई है, जो तांडव नृत्य देखा गया है, जो लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने बड़ा प्रयास किया कि ऐसा न हो, पर चुनाव के दौरान राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बीज बो दिए थे। चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बातें खास कही। पहली, उन्होंने चेतावनीपूर्ण तरीके से कहा कि सेंट्रल फोर्सेज यहां सदा नहीं रहेंगी। आशय साफ था, हमारे साथ रहो। सेंट्रल फोर्सेज की उपस्थिति की वजह से आपने विवेकपूर्ण निर्णय कर लिया तो वो चले जाएंगे, उसके बाद हम आपको देख लेंगे। जो उन्होंने कहा वो जमीनी हकीकत में रोज देख रहा हूं। दूसरा, चुनाव के दौरान आशा नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे गरिमामय पद पर है और वो इस चुनौतीपूर्ण तरीके से कहेगा अपने कार्यकर्ताओं को, विशेषकर महिलाओं को, कि वो सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करें। ये तब डल गया था। 2 मई को जब नतीजे आने शुरू हुए और लगा कि सत्तारूढ़ दल वापस आ रहा है, हिंसा का तांडव नृत्य चालू हो गया। 3 तारीख को मैंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को बुलाया
मैंने उनको कहा कि आप शाम तक मेरे को एक रिपोर्ट दो और रिपोर्ट में ये इंगित करो कि हालात वास्तव में क्या है, उन हालात को काबू करने के लिए आपने अब तक क्या उपाय किए हैं और आगे आपकी क्या योजना है। शाम को जब मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई तो मैंने दोनों को फोन किया। कितनी बड़ी विडंबना है, कितने अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। दोनों ने कहा हमने हमारी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है गृह सचिव को, उन्होंने आगे नहीं की। वो रिपोर्ट आज तक राज्यपाल को नहीं मिली। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, शपथ नहीं ली थी उन्होंने। मैंने कहा यह समस्या बहुत गंभीर है, प्रजातंत्र को शर्मसार करती है, हमारी संस्कृति को कलंकित करती है, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करती है। जो मूलभूत सिद्धांत हैं किसी भी प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए, उसकी जड़ें हारी है। आप अवश्य कुछ कीजिए। 5 मई को जब उन्होंने शपथ ली और मेरे से आग्रह किया कि क्या मैं मीडिया को एड्रेस कर सकती हूँ, मैंने कहा अवश्य कीजिए, और मैंने भी किया। मैंने उनको आगाह किया, मैंने उनको बताया कि आपका ये कहना कि जब तक आप शपथ नहीं लेती हैं ये इलेक्शन कमीशन के दायरे की बात है, गलत है। इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो गया था 2 मई को। इलेक्शन कमीशन का काम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो सब अधिकार प्राप्त थे, वो सब जिम्मेवारियों का निर्वहन करना था जो पहले था। जब कुछ नहीं किया और राज्य की पहली कैबिनेट मीटिंग 10 मई को हुई, मैं उम्मीद कर रहा था कि उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। जब ध्यान नहीं दिया तो मैंने एक निर्णय किया कि मैं स्वयं राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते उन जगह जाऊंगा जो पोस्ट पोल वायलेंस अफेक्टेड एरियाज है। सरकार ने एक कदम उठाया और मेरे को सूचना भेजी कि राज्यपाल राजभवन के बाहर सरकार से सहमति प्राप्त कर ही कदम रख सकता है। मैंने उनको कहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल का कर्तव्य है, ही मस्ट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही मस्ट सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट। 13 तारीख को मैं कूच बिहार गया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे आंसू सूख गए। मैं उन इलाकों में गया जहां कोई नहीं गया था। लगातार एक के बाद एक हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। लगातार मेरे को लोग बता रहे थे हम रात को घर में नहीं रह सकते। उनके जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, आउट ऑफ वैंडलिज्म उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ऐसे हालात में मेरी आंखों में आंखें डालकर जब बच्चियों ने कहा हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप आ गए और बुरा होगा, मैंने सब जगह हर्षवर्धन जी 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न मैंने किया, जो शुरुआत मैंने की थी, प्रजातंत्र के अंदर मौलिकता क्या है, इसका आधार क्या है। मैंने कहा जब आप पर संकट आया है, आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए। सब जगह एक ही बात सुनने को मिली कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे फरियादी बनकर, पर पुलिस स्टेशन से हम वापस आएंगे मुलजिम बनकर, और उसके बाद रात्रि को और उसके पश्चात हमारे साथ जो कुछ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जानकारी की, it was extreme terror let loose by ruling party goons। जब मैंने पूछा उनसे क्या है, सबने एक स्वर में बताया
हमें पुलिस का पूरा डर है। पुलिस हमें कोई राहत नहीं दे सकती और रूलिंग पार्टी के लोगों का डर पुलिस के ऊपर है। वो पुलिस के एक तरीके से बॉस है। वो वही काम करेंगे जो पुलिस को करवाना चाहते हैं। पुलिस हर हालत में एक ही कदम उठाएगी उनके तहत। फिर मैंने पूछा, और ये हर्षवर्धन जी, चूंकि आप उस समाज से जुड़े हुए हैं, मैं हेजिटेशन के साथ आपको कह रहा हूं। मैंने पूछा, क्या कोई पत्रकार आया? सब जगह का कोई पत्रकार नहीं आया। ऐसे लगता है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता को सांप सूंघ गया। कि मैंने आंखों से देखा है। ऐसा डर का आलम है कि उस डर की वजह से, डर की चर्चा करने से लोग डरते हैं। पश्चिम बंगाल में आम नागरिक के, चाहे उसका कुछ भी स्तर हो, फियर कोशेंट इज वेरी हाई। डेमोक्रेसी के अंदर सर्वाइवल करना मुश्किल है इस प्रकार की फियर कोशेंट के साथ। जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुझे नंदीग्राम में मिली। नंदीग्राम में एक के बाद एक लाइन में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें डिस्ट्रॉय की गई। नंदीग्राम में मुझे लोगों ने आग्रह किया कि आप एक जगह जा पाएंगे। मैंने कहा, मेरा काम तो जाना है। उन्होंने कहा, वहां आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। अब पैदल चला। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, मोटरसाइकिल पर चलो। मोटरसाइकिल पर गया। वहां जाकर मैंने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे, those who lost their father, प्लेकार्ड लिए हुए थे, कह रहे थे, हम संकट में हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उनकी आंखों में देखते समय मेरे को कितना जोर आया होगा। जब मैं थोड़ा आगे जाकर गया तो बिलखते बच्चों ने मुझे आगे बढ़ने से रोका। आखिर में वो वहां गया जहां माताएं और बहनें थी। माताओं और बहनों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उनका साफ कहना था, और ये बहुत गंभीर बात है, बहुत चिंतन का विषय है। भारत के प्रजातंत्र को सबसे बड़ी चुनौती का आधार बनता जा रहा है। ये पूछा उन्होंने, क्या हम धर्म परिवर्तन करने से बच तो जाएंगे? मेरा क्या हाल उस समय हुआ होगा। पांव तले जमीन निकल गई जब उन्होंने अपने आप को ये कहते हुए मेरे सामने पेश किया कि जिंदा रहने के लिए हम ये कर सकते हैं, पर क्या ऐसा करने से विल वी गेट पासपोर्ट टू लाइफ? उनके मन में तब भी डर था। रूलिंग पार्टी के झंडे सबने लगा लिए। इस चुनाव नतीजे में यदि आप देखेंगे, 2,30,00,000 लोगों ने प्रतिपक्ष को वोट दिया है। 2,30,00,000। ऐसे जबरदस्त समर्थन के बाद यदि अगर प्रतिपक्ष का ये हाल हो कि हर आदमी ये कहे कि अपने को बचाने के लिए मैं झंडा लगा लूंगा, अपने को बचाने के लिए मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में आज के दिन 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है
जो चैन की नींद सोता है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है, वो चाहे किसी को आतंकित कर सकता है, कोई कानून उस पर लागू नहीं है। दूसरा, जिसको एक पल का चैन नहीं है, वो दोहरी मार के बीच में है। प्रशासन की मार, पुलिस की मार, गून एलिमेंट्स की मार, ये बहुत भयानक है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि लोगों ने अपने घर छोड़े, लोगों ने घर छोड़े लाखों की संख्या में। कुछ लोगों को शरण लेनी पड़ी दूसरे प्रांत में। मैं उस प्रांत में गया, आसाम में रणपगली कैंप के अंदर। वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे कटघरे में खड़ा किया। क्या हम स्वतंत्र भारत में हैं? क्या हमारे कोई मानव अधिकार नहीं है? और जब एक पर्सन मेरे सामने पूछा, मैं बहुत चिंतित हूं। वो प्रश्न ये था कि इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी हिंसा का आधार क्या है? कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने ये हिमाकत कैसे कर ली अपनी मर्जी से वोट देने की और हमारे खिलाफ वोट देने की? यू हैव टू बी पनिश्ड, यू हैव टू बी डेसिमेटेड। आपके मन में अब इतना डर डालना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में ये सोच भी नहीं पाओ कि अपने विवेक से वोट दे देंगे। प्रजातंत्र कहां रह जाएगा जब इस प्रकार की भयावह स्थिति हो और राज्य के मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुपे रखे। 6 सप्ताह का समय निकल गया है, एक शब्द नहीं निकला है। मैंने बहुत आग्रह किया, माननीय ममता बनर्जी, अधिकारियों को सचेत कीजिए, होल्ड देम अकाउंटेबल। उनको कहिए कि आपके क्षेत्र में यदि अगर इस प्रकार का होगा, आप दंडित होंगे। कुछ नहीं किया। इतनी व्यापक हिंसा के बाद, ऐसे घटनाक्रम के बाद, करोड़ों की संपत्ति नष्ट करने के बाद, आजीविका डिस्ट्रॉय करने के बाद, बलात्कार के बाद, किलिंग्स के बाद, इंजरीज के बाद, कोई उनकी सुध लेने नहीं गया। न मुख्यमंत्री गई, न मंत्रिमंडल के सदस्य गए, न कोई अधिकारी गए। ऐसी परिस्थिति में मुझे स्टेप इन करना पड़ा। मैंने सोचा कि एक कैबिनेट मीटिंग में सोचा नहीं होगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। आश्चर्य की बात यह है कि न तो 10 मई को पहली कैबिनेट कमेटी में, न 17 मई को, न 24 मई को, और न 10 जून को इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि दुखी मन से आप आकर मेरे से चर्चा कीजिए। दिस ब्लडशेड हैज टू स्टॉप। पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। सेकंड स्टेज इस देश ने आज से पहले देखी नहीं थी। सेकंड स्टेज ये है कि व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। हालात यहां तक हो गए हैं कि कहा जा रहा है आप मालिक हैं, पर अब से आप टेनेंट रहेंगे। अपने घर में आप मालिक नहीं रहेंगे। व्यापार करना है, हमें टैक्स दीजिए। और ये व्यापक स्तर पर हो रहा है। लोगों ने क्या किया? बचने के लिए लाउड स्पीकर से घोषणा चालू कर दी, हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की है, हम शर्मिंदा हैं, हम आजीवन टीएमसी को ही देंगे। लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर के बाद
सड़क पर आकर कहना चालू कर दिया। यदि अगर विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन में एक ऐसा भूभाग है जहां पर इतना बड़ा अत्याचार होता है, तो पीड़ा तो होती है और चिंता भी बहुत ज्यादा होती है। ये जो एक्सटोर्शन मनी का कंसेप्ट चालू किया है, ये बहुत भयानक है। देश की न्यायिक व्यवस्था के समक्ष ये मुद्दा है, राज्य स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे, उनकी जो घर वापसी हो रही है, बहुत बड़ी कीमत पर हो रही है। उनका सब कुछ लुट गया है, उनसे रकम वसूली की जा रही है, और ऐसा दृश्य कभी सोचा नहीं था कि स्वतंत्र भारत में होगा। मुझे उम्मीद है, मेरे में पूरी उम्मीद की किरण है। मैं मानकर चलता हूं कि द डार्क टनल इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। एट एंड ऑफ द टनल निश्चित रूप से लाइट आएगी। मेरे से समाज का हर वर्ग संपर्क में है। वो मेरे को कहते हैं कि राज्यपाल जी, आपने तो कहा था कि मैं सभी वायलेंस अफेक्टेड एरियाज को विजिट करूंगा। मैंने 13, 14, 15 को किया, 16 को कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। मैं मेरी शपथ को हर हालत में विंडिकेट करूंगा। जो ही लॉकडाउन उठेगा, मैं उन इलाकों में जाऊंगा। पर इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सबसे कमजोर कड़ी, जिसका राष्ट्रवाद में कोई विश्वास नहीं है, जो कड़ी अपने कानूनी दायित्वों से दूर भटक गई है, जो अपनी वर्दी को और अपनी नौकरी को पूरी तरह शर्मसार करती है, वह सरकारी कर्मचारी। पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नौकर बनकर रह गया है। उसने अपने कानूनन दायित्वों को पूरी तरह तिलांजलि दे दी है, और वो एक ही तरीके से आगे बढ़ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। पश्चिम बंगाल की चुनौती पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की चुनौती राष्ट्र तक भी सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए लोग, पश्चिम बंगाल में हित रखते हुए लोग मेरे को बहुत अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा है, राज्यपाल जी, आप कुछ हस्तक्षेप करो। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। लोग मुझे कहते हैं, आप कब तक अपनी जबान से काम करोगे? हमें आपसे उम्मीद है। क्या हमारी इस पीड़ा को देखकर आपका दिल नहीं पसीजता है? क्या हमारी पीड़ा को देखकर आपको नहीं लगता है कि कोई तो रास्ता कानून के दायरे में होगा? मैं सांत्वना देता हूं, मैं उनको बार बार समझाता हूं, और मैं कहता हूं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। समय लग सकता है, देर है, अंधेर नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने भी एक संकट है। मैं उन सबको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र तभी बचेगा जब आम नागरिक अपना दायित्व निभाएगा। प्रजातंत्र तभी बचेगा जब खुद की पीड़ा न हो, दूसरे की पीड़ा को महसूस कर हम कदम उठाएंगे। और ये चूंकि चुनौती प्रजातंत्र के मूल ढांचे को है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती है। ये ऐसा जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो बिना देखे कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या कोई सोच सकता है कि बंगाल इज ऑन फायर एंड मीडिया शांत है, मीडिया चुप है? अब तक क्या हालात हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं तो चिंता स्वाभाविक होगी।
194 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये जो आग है, बंगाल बीइंग ऑन फायर, जहां लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोक टोक अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन उस अत्याचारी को मदद करता है, उसको कोई मलहम नहीं लगाता है जो पीड़ित है। दिस फायर इज इन 247 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पोस्ट पोल वायलेंस में मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मोर देन 40 पीपल हैव बीन किल्ड, रेप्स हैव टेकन प्लेस। ऐसी पोजीशन के अंदर मेरा आग्रह रहेगा देश के हर नागरिक से कि इस समय वो अपना नागरिक होने का धर्म निभाए। जब नागरिक होने का धर्म निभाया जाएगा तो ही हमारे मौलिक अधिकार बचेंगे। कितना ही निरंकुश शासन हो, एक न एक दिन तो उसको कानून का रास्ता फेस करना पड़ेगा। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते, अपने दायित्वों के प्रति सजग होने के नाते मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे ये कहते हुए थोड़ा संतोष भी है कि अब लोगों को थोड़ा विश्वास आने लग गया। लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं चलेगा। इस वायलेंस की पृष्ठभूमि में यदि जाएंगे तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें भयानक हैं, इसकी जड़ें देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली हैं। The demographic invasion that has taken place will be one of the factors for such kind of vandalism, hooligan